मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं मुश्ताक अहमद वानी मोहब्बत और नेक दुआओं के साथ आज फिर तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर एक काबिल रश्क मेहमान को लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। और आज हमारी मेहमान हैं मोहतरमा डॉक्टर बेगम रिहाना अहमद साहिबा। इनका इनका ताल्लुक बम्बई से है, एक ऐसे शहर से है जो तारीखी शहर है और जिसे हम फिल्म नगरी का शहर भी कहते हैं। एक बहुत बड़ी समाजी कारकुन और माहिर तालीम होने के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी खवातीन की तरक्की और उनकी फलाह बहबूदी के अलावा भी ऐसे काम कर चुकी हैं कि अगर मैं सारा इनका जो है इनकी तमाम उन सरगर्मियों पर नज़र डालूं और उनको आपके सामने पेश करूं तो एक तवील वक्त मुझे दरकार है। मैं अपनी जानिब से और तहरीक बकाए उर्दू के अरकान की जानिब से और आप तमाम नाज़रीन की जानिब से मोहतरमा डॉक्टर बेगम रिहाना अहमद साहिबा का इस्तकबाल करता हूं आज के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर तहरीक बकाए उर्दू की वसातत से। मोहतरमा, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं मेज़बान मुश्ताक अहमद वानी और आज आप शुक्रिया। हमारी मेहमान हैं तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर। तो जी, आपका इस्तकबाल है, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। तो सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपकी मालूमात के लिए और अपनी मालूमात के लिए अ, अपनी तहरीक बकाए उर्दू के अरकान की मालूमात के लिए जो है मैं सबसे पहले मोहतरमा डॉक्टर बेगम रिहाना साहिबा से ये जानना चाहूँगा कि आपका तालीमी सफ़र, आपका इल्मी व अदबी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? आपके समाजी कारकुन की हैसियत से आपका जो सफ़र शुरू हुआ है, समाजी फलाह व बहबूदी के जो काम या जो ज़हनियत आपके अंदर पैदा हुई, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा रोशनास करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ताल्लुक कोकन से है। बम्बई तो समझिए कि वो शहर है जहाँ पर लोग आते हैं रोशनी हासिल करने के लिए या तरक्की करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से बम्बई, किसी ज़माने में बम्बई भी एक रियासत हुआ करता था। मतलब कोकन एक जगह है जो यहाँ से समझिए कि आधे घंटे बाद शुरू होता है। पनवेल एक जगह है, वहां से शुरू होता है तो वो जाता है गोवा तक। ये इलाका जो है, ये खित्ता जो है, वो 4 जिलों पे मुश्तमिल है। थाना, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। तो मैं उसमें से एक जगह है या तालुका है जिसे चिपलून कहते हैं। मैं वहाँ के एक छोटे से गांव गोलकोट, वहाँ से मैं आई बम्बई पढ़ने के लिए। और इब्तिदाई तालीम जो है वो मैंने वहीं अपने गांव में हासिल की थी, चौथी तक। और 5वीं से फिर मैंने बम्बई में आई। हम लोग बेसिकली जो है वो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। हमारी मतलब हमारे आबो अजदाद, हमारे जो लोग थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने हमेशा मतलब वो खेती बाड़ी में ही मशगूल रहे। फिर यूं हुआ कि जब 47 मतलब आज़ादी के बाद में फिर लोगों ने वहां से वो होने लगा कि जो रहेगा उसका घर और जो मेहनत करेगा उसकी खेती।
तो फिर ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग, खासकर कोकनी मुसलमान जो हैं, क्योंकि कोकन में बहुत मुसलमान रहते हैं, मतलब यूँ समझिए कि अगर आप गिनने जाए तो 40-60 का वहाँ पर हिसाब है, तो 40% क्या बल्कि उससे भी ज्यादा 45% तक हम कोकनी मुसलमान वहाँ पर आबाद हैं। और फुल्ली मेनली अरब इन्फ्लुएंस है उधर। तो उसके बाद में वहां से लोगों ने काम के सिलसिले में बाहर जाना शुरू किया। जैसे कई लोग जो है वो अफ्रीका चले गए, ईस्ट अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका गए, मॉरिशस गए, कुछ लोग गल्फ की तरफ चले आए। तो इस तरह से लोग जो है वहां से आला मतलब अपने रोजगार की तलाश में, जरिए माश की तलाश में वो लोग वहां से निकल गए, और कुछ लोग पूना, बम्बई इधर भी आकर बस गए। और हमारे वालिदैन चाहते थे कि हमारे उनके बच्चे जो है वो तालीम हासिल करें। तो मैंने फिर चौथी के बाद में मेरे वालिदैन मुझे बम्बई लेकर आए, और बम्बई में मैंने सबसे पुराना अदारा बम्बई का अंजुमन इस्लाम जो है मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड, और वहाँ पर लड़कियों की तालीम के लिए खास, मतलब वो पहला समझिए कि दीनी स्कूल था, मतलब ऐसा मुसलमानों का स्कूल था कि जहाँ पर लड़कियों की तालीम के लिए अलग से इंतजाम था। और वो आज से कुछ 80 साल पहले या उससे भी पहले जो है उसकी इब्तिदा हो चुकी थी। तो मैंने फिर वहाँ से अपनी सेकेंडरी एजुकेशन जो है सानवी, वो मैंने वहाँ से शुरू किया। ये अदारा जो है वो फ्रीडम फाइटर जो है उन्होंने उन्होंने इसको कायम किया था। बदरुद्दीन तैयब जी जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, और ये ही इज वन ऑफ द फाउंडर्स। वो बुनियाद जो है वो उन्होंने रखी थी इस अदारे की। तो अल्लाह का करम है कि मैं एक ऐसे अदारे से पढ़कर निकली हूँ जहाँ पर लड़कियों की तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा और सही इंतज़ाम था। और यही वजह है मेरे ख्याल से कि वहीं से हमें उर्दू से मोहब्बत करना और उर्दू ज़रिए तालीम को अहमियत देना हम लोगों ने वहीं से सीखा। और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस अदारे की उस स्कूल की या उस मदरसे की तालिब इल्म हूँ। जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। मैं अपनी मालूमात के लिए और अपने नाजरीन की मालूमात के लिए मोहतरमा रिहाना साहिबा आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में खासतौर से जो हमारी पुरानी सोसाइटी है, पुराना जो हमारा मुआशरा था, उसमें लड़कियों की तालीम और तरबियत पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था, खासतौर से हमारे देहातों में। लेकिन आपने जब से होश संभाला और जब तालीम की अहमियत को समझा और मुआशरती उन तमाम बुराइयों को देखा बगौर समाज के अंदर, तो जाहिर है कि आपने आला तालीम हासिल की और उसके बाद जैसे कि आपने डॉक्टरेट भी किया है, और एक ऐसे मौजू पे आपने डॉक्टरेट किया है कि जो बड़ा यानी दिलचस्प भी है और बिल्कुल अछूता भी है। दिलचस्प इन मानों में कि उर्दू और हमारा हिंदुस्तानी सिनेमा जो है, हिंदुस्तानी फिल्मों में जो उर्दू का बहुत बड़ा एक रोल रहा है, जिस पर आपका काम भी है। तो मैं यहाँ एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, जो मैं अपने मालूमात के लिए और नाजरीन की मालूमात के लिए आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है, यूं तो बेशुमार इल्मी और अदबी मौजूआत हैं, मगर क्या वजह है कि आपने पीएचडी के लिए उर्दू और बॉलीवुड जैसे मौजू का ही इंतखाब किया? इसकी क्या वजह रही? ये जहन में आपके कैसे आया कि मैं फिल्मों की दुनिया में उर्दू को तलाश करूं, उर्दू की शायरी को खास तौर से तलाश करूं? तो ये
ये ज़ौक़, ये शौक़ और ये जहन और ये ख्याल आपको इसकी तरफ, इस दुनिया की तरफ कैसे गया? जी, सबसे पहले मैं पहले आपके सवाल आपका जो था उसमें ये मैं बताना भूल गई कि हम जो कोकन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हमारे घरों में जिस तरह आप लोग कश्मीरी जुबान, मतलब वो तो जुबान है कश्मीरी, लेकिन हमारी जो कोकनी है जो हम बोलते हैं रोजमर्रा में, वो डायलेक्ट है, वो जुबान नहीं है, वो सिर्फ डायलेक्ट है। और हम घरों में अपने कोकनी बात करते, जो मराठी, उर्दू, पर्शियन सब जुबानों का एक मुरक्कब है और जो हम बोलते हैं। तो बहरहाल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये कैसे कि आपने इस मौजू पे कैसे पीएचडी को चुना। तो एक तो दो तीन ऐसे वजूहात हैं जिसकी बिना पर मैंने, असल में क्या कि मैं ना, चूंकि मेरा ताल्लुक गांव से रहा है, तो यकीनन मैं, मतलब वहां पर खेत खलियान और सारी खूबसूरतियां वहां पर नेचर की या कुदरत की, वो देखकर मिजाज मेरा वैसा ही ऐसा था कि मैं मतलब ये शायरी पसंद करती थी और गाने मुझे पसंद आते थे। और दूसरी ये चीज होती थी कि गांव में जब हम रहते थे तो गांव में शादी ब्याह वगैरह होते थे, तो उसमें औरतें गीत गाती थी और वो फिल्मों पे गानों पे भी बेस होते थे। कुछ ऐसे भी होते थे कि नातिया, ज्यादातर नातिया कलाम पढ़ा जाता था वहां पर। और मेरी वालदा बहुत अच्छा नातिया कलाम पढ़ती थी, तो मुझे भी ऐसा शौक होने लगा। और मैं शौक होते होते वो फिर बम्बई आने के बाद गाने सुनते थे और इस तरह से, मतलब एक एक दिलचस्पी शुरू होने लगी समझने की, शायरी को, फिल्मों को, इस तरह से। फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि अरे तुम इस पे पीएचडी करो, उस पे करो, इस किसी शख्सियत पे करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं इन सब चीजों पे नहीं करूंगी। जो चीज मुझे सुकून देती है, मुझे तस्कीन बख्शती है और मुझे राहत देती है, वो फिल्मों के, आप किसी भी मूड में रहिए, आप दुखी रहिए, कुछ भी, आप एक अच्छी सी गजल, एक अच्छा गाना सुनिए, आपका जो मिजाज है वो बिल्कुल बदल जाता है, आपकी मतलब वो तबीयत में शगुफ्तगी आ जाती है। तीसरी चीज ये कि मैंने माशाल्लाह काफी मतलब दुनिया के ममालिक देखे हैं, और मैं बहुत सफर करती रहती हूँ, बहुत मुझे शौक है सयाहत का, और मैंने काफी ममालिक देखे। तो मैंने जो एक बात देखी वो थी ये हिंदी फिल्म, मतलब जो हमारी फिल्में, जिसे हिंदी फिल्में कहा जाता है या जो भी कहिए, या हिंदुस्तानी फिल्में या उर्दू फिल्में, तो जैसे आप साउथ अफ्रीका जाइए, वहां पर लोग अपने प्रोग्राम करते तो फिल्मों के गाने गाते हैं। और ईस्ट अफ्रीका जाइए वही हाल है, ऑस्ट्रेलिया जाइए, और हर जगह पर कोई ऐसा मुल्क मैंने, या कोई ऐसा बर्रे आज़म मैंने नहीं देखा जहां पर हिंदी फिल्में नहीं देखी जाती होंगी। और थिएटर्स, मैं यूके जाती हूँ और देखती हूँ तो थिएटर्स जो है वो भरे हुए रहते हैं, हिंदी फिल्में लगती हैं। आप इवन आप अरब में जाइए, आप दुबई जाइए, कुवैत जाइए, बहरीन जाइए, वहां पर भी थिएटर्स में लगी हुई फिल्में। और वो अरबी बोलते हैं, लेकिन सबसे जो उनकी मजे की बात है कि वो गाने सुनते हैं और गाने गाना शुरू करते हैं, और इतने अच्छे से गाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मौजू पर पीएचडी करूं। और पीएचडी करते करते मुझे बहुत लुत्फ आया कि मैं वाकई में मैंने कोई सही काम किया कि इस मौजू पर मैंने पीएचडी की। जी, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक। इस बात के लिए मुबारक कि आपने एक अछूता मौजू लिया फिल्मों के साथ,
उर्दू का क्या रिश्ता है हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों के साथ। और रिहाना साहिबा, मेरा भी ये तजुर्बा है कि हमारी हिंदुस्तानी जो फिल्में कमोबेश समझ लीजिए 1940 के बाद और लगभग आप आइए 1980 तक या उसके बाद भी कुछ जमाने तक ऐसी फिल्में आई हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, इतनी खूबसूरत फिल्में बनी जिनका गेटअप और जिनका समझ लीजिए कोई भी पहलू, चाहे वो अदाकारी है, चाहे वो मकालमा निगारी है, और चाहे वो समझ लीजिए कि वो जो फिल्मी सन्नत में या फिल्मी दुनिया में पूरा एक मेकअप और पूरे तरीके से अदाकाराएं किस तरीके से वो जो हमारी फिल्में हुआ करती थी इस जमाने के अंदर, जिनको हम क्लासिकल फिल्में कहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी कमाल की फिल्में, यानी जो सदाबहार रहेंगी। ये मेरा तो ये मानना है कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो फिल्में अपना असर बाकी रखेंगी। और हमारे कश्मीर में बहुत सारी ऐसी फिल्में कश्मीर की खूबसूरती से मुतासर होकर फिल्म के डायरेक्टर्स ने और फिल्म साजों ने ऐसी ऐसी फिल्में तैयार की हैं कि जो यादगार हैं। हमारे शऊर, तहत शऊर और लाशऊर में वो आज भी रस्सी बसी हुई है। अच्छा, अगर आप नगमा निगारों को ले लें या संगीतकारों को ले लें, हम नहीं भूल पाएंगे लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को, कल्याण जी, आनंद जी और मदन मोहन को, R.D. बर्मन को। और इस तरीके से हम यानी रफी की आवाज हमें नहीं मिल पाएगी, दूसरा रफी पैदा होना मुझे नहीं लगता, लता की आवाज और इसके अलावा जितनी भी गायिकाएं हैं जो जो हमारी मौसीकाराएं रही हैं, हमारे मौसीकार रहे हैं, हमारे नगमा निगार रहे हैं, तो पूरा जो हमारा क्लासिकल फिल्मों का, हिंदुस्तानी क्लासिकल फिल्मों की जब हम तारीफ पढ़ते हैं और जब हम उनको देखते हैं तो यकीन जानिए कि हमें एक अजीब किस्म की रूहानी आसूदगी और दिल और दिमाग के अंदर एक गहरा तासुर पैदा होता है हमारे अंदर। और हम अपनी एक तरह का, आज भी जब हम पुरानी फिल्म देखते हैं तो हमें सुकून भी मिलता है और जहनी आसूदगी हासिल होती है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या तकसीम हिंद का और पाकिस्तान में उर्दू को कौमी जबान का दर्जा देने से हिंदुस्तान में 1947 ईस्वी के बाद उर्दू के लिए बॉलीवुड की फिल्मों में कोई तब्दीली आई है कि नहीं आई? इस बारे में आप क्या फरमाना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? देखिए तब्दीली तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं अभी बताती हूँ, जैसे वो जो तजुर्बाती फिल्में बनाते हैं और तो कुछ आजकल की जो कमर्शियल फिल्में होती हैं तो उसमें तो यकीनन सब मसाला होता है कि इधर उधर से कुछ न कुछ डाल के उस तरह बनाई जाती है फिल्में। लेकिन तकसीम हिंद के बाद जो फिल्में बनी है आप देखिए, और वो सारी की सारी मतलब अगर देखने जाए वो लिखते सर्टिफिकेट हिंदुस्तानी है, लेकिन हिंदुस्तानी जुबान या हिंदी लिखते, लेकिन वो तमाम फिल्में जो बहुत मशहूर हुई वो सारी की सारी फिल्में जो हैं वो मतलब उर्दू में थी। और आप देखिए कि जैसे मुगल आजम है, पाकिज़ा है और ऐसी मुतअद्दिद फिल्में हैं जो उर्दू में बनी हुई है। उर्दू उनका जो स्पोकन लैंग्वेज जो है वो उर्दू रखी गई, लेकिन उर्दू की खूबसूरती और चाशनी ऐसी थी कि वो मद्रास वाले भी उस फिल्म को समझते थे, उड़िया भी समझते थे और बंगाली भी समझते थे सब। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि चूंकि उर्दू पाकिस्तान वाले बोलने लगे और हिंदुस्तान में हिंदी बोलने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में आता है वो किसी भी तरह से अपना, आपको मालूम है कि सैकड़ों लोग इस बंबई में हैं
जो उर्दू की तालीम देते हैं, जो लोग एक्टिंग करने के लिए आते हैं या जो लोग गाने के लिए आते हैं, वो खास कर ट्यूशंस लेते हैं, तरबियत लेते हैं उर्दू की, उर्दू तालीम सीखने की। और आपने जैसे नाम लिया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब और सब, अगर ये भी उर्दू के तलफ़ुज़ अगर इनके सही नहीं होते, अगर ये उर्दू में मतलब वेलवर्स नहीं होते, तो वो भी इतने कामयाब सिंगर नहीं होते थे अगर उनको उर्दू नहीं आती थी तो। और आज भी वही है, आज आप वाह, कोई भी बहुत उम्दा बात बताई आपने, बहुत उम्दा बात बताई। हो ही नहीं सकता ऐसा। बल्कि आज मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऐसे नॉन स्पीकिंग उर्दू वालों के लिए शॉर्ट कोर्सेज रखे हुए हैं, 6 महीने के, साल के। और बाकी जो प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं या तरबियत देते हैं वो अलग है। तो कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू को अवॉइड करके नहीं जा सकता, वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, ये मैं दावे के साथ। तो इसका कोई भी असर नहीं मुझे लगता कि पड़ा है। और उर्दू आज भी हिंदुस्तान में और खासकर बंबई में जिंदा है, वो फिर फिल्मों की शक्ल में, मुशायरों की शक्ल में या ड्रामों की शक्ल में। आप देखिए कि जैसे मतलब काफी लोग हैं जो उर्दू ड्रामे, हमारे उर्दू इसमें जैसे नादिरा बब्बर हैं और इकबाल नियाजी है, अदनान सरकोत हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू के ड्रामे आज भी स्टेज पे, असलम परवेज हैं, वो आज भी उर्दू के ड्रामे जी। स्टेज पर पेश करते हैं। जी। तो इस तरह से उर्दू का कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि पार्टीशन की वजह से ऐसा कुछ फर्क पड़ा है। हाँ, ये अलग बात है कि सियासी लोग जो है वो उसको खत्म करना चाहते हैं या उस जुबान को लेकर लोगों में को लड़वाना चाहते हैं वगैरह, वो एक अलग चीज है। अब आप देखिए, आप कश्मीर में रहते हैं, आप कश्मीरी बोलते हो घर में, लेकिन आप मादरी जुबान मतलब उर्दू लिखाते हो। हम भी ऐसे हैं, हम कोंकणी हमारी बोली है, डायलेक्ट है, उसके बावजूद हम अपने फॉर्म में जहां पर हम भरते हैं कि मदर टंग इज व्हाट, तो हम उर्दू लिखते हैं। तो कहाँ से फर्क पड़ा है? कोई तो मुझे नहीं लगता ऐसा। जी, ये मेरा नजरिया है भाई। आप मतलब, ये आपका मतलब आप चलिए, ये गुफ्तगू तो बहुत ही उम्दा और मालूमाती गुफ्तगू हमारे नाजरीन के लिए, हमारे अपने लिए। आपकी मुबारक ज़बानी। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे मौजू को लेकर हम आपसे गुफ्तगू जो है आपकी सुन रहे हैं और हमारे नाजरीन सुन रहे हैं। जिस वक्त आपका ये सिनॉप्सिस तैयार हुआ होगा पीएचडी के लिए, तो इसमें थी, मतलब इसमें आपने किस तरह से किन किन अबवाब में बांटा है ये आपने अपना मौजू, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि पहले बाब में, दूसरे, तीसरे, इस तरह से किन किन, जाहिर है शायरी के हवाले से अगर लिया हुआ है तो उससे पहले आपने सबसे पहले तो मैंने इसकी पीएचडी की मैंने की मतलब मेरे थीसिस में कि उर्दू ये हिंदी फिल्म की तारीख को लिया है, हिंदी फिल्म की तारीख को लिया है। फिर क्लासिकल पोएट्स पे जो जिन्होंने शायरी की और जिस पर फिल्में भी बनी है, जैसे मिर्जा गालिब है और उमर खयाम है और मीरा जी है, ये इन पर जो फिल्में बनी हैं उस पर मैंने लिया है। फिर जो शौरा जिन्होंने इस पूरे जो सिनारियो, जो पूरा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की जो तारीख है, उसमें जिन शायरों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, अपनी खिदमात दी हैं, उनके ताल्लुक से लिखा है। फिर कुछ अवार्ड्स के ताल्लुक से लिखा है। और फिर जरायत जिन्होंने उर्दू की मतलब उर्दू फिल्म की ओके जी। तो मतलब कि जो उर्दू जरायद और अखबारात हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिलसिले में, कि फिल्म की तशहीर के सिलसिले में। फिर उनके जो रिव्यूज आते थे वगैरह, तो वो भी एक मैंने एक मौजू वो भी रखा था उसका। ऐसे 7 पे मुश्तमिल था, 7 मौजूद थे जिसपे मैंने ये काम किया है। जी
माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक एक मिनट। एक सवाल और जहन में उभर रहा है। मुश्ताक साहब, मुझे इंग्लैंड से कॉल आ रहा है जी, कि हेलो। आवाज उनको बराबर नहीं जा रही है। इंग्लैंड से कॉल आ रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आ रही है, पर मेरी आपकी आवाज मुझे बराबर आ रही है। मेरी आपको आ रही है? बराबर आ रही है, बराबर आ रही है। नहीं, वो इंग्लैंड वालों को शायद बराबर जा नहीं रही, तो वो शिकायत कर रहे हैं वहां से। अच्छा इंग्लैंड में अच्छा। आपका प्रोग्राम वो कुछ सुन रहे हैं। मामला है। जी जी। हाँ हाँ, ये कमेंट्स आ रहे हैं हमारे मोहतरम डॉक्टर बेगम रिहाना साहिबा। आपको बहुत सारे आप कमेंट्स जो है, असल में कमेंट्स नहीं आ रहे थे, नामालूम कुछ अभी आ रहे हैं। एक हनीफ कमर साहब का है, फरीद अहमद खान साहब का है। जी खान साहब अभी गायब हो गए, और हाँ फरहाद अहमद खान साहब हैं, और जी। इसी तरीके से लोग आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको खुश एक आमदीद। एक है खुश निगार आजिम। क्या मामला है? हाँ हेलो। जी जी। हेलो। ये देखिए, मोहम्मद अरशद कसाना जी जी जो है, जी ये कह रहे हैं, शबाना फिरदौस साहिबा आपको मुबारकबाद कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। इस तरह से बहुत सारे नाजरीन हमें देख रहे हैं और आपको खुशामदीद कह रहे हैं। और जी जी सलीम वहीउद्दीन साहब आपको खुशामदीद कह रहे हैं, हमीदुल्लाह जी खान साहब आपको खुशामदीद कह जी रहे हैं। इसी तरह से हाँ राजा सरफराज मलिक साहब आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बहुत सारे जी नाजरीन जो है आपको देख रहे हैं, और जी आपकी जी गुफ्तगू से जो है बड़े मुतासर हो रहे हैं, महजूज हो रहे हैं। और जी ये जो है बहरहाल सिलसिला गुफ्तगू का जारी रहेगा। मैं बहुत जी सारे नाजरीन के नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि स्क्रीन पे जो नाम उभर रहे हैं वही मैं पढ़ पा रहा हूं, कुछ नाम मुझे नजर जी नहीं आ रहे हैं। निसार अहमद साहब जो है वो जी। आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, और इसी तरीके शुक्रिया। से नाजरीन हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो जी मोहतरमा रिहाना अहमद साहिबा, मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा आपसे। जी जी जी। जी, मुझे हेलो। ये बात आपसे जी पूछनी है कि आप बहुत सारी यानी तंजीमों की मेंबर रह चुकी हैं, और सरकारी और गैर सरकारी। जी तो ये इस हवाले से आप एक समाजी कारकुन की हैसियत से जरा हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपके उस उन तमाम समाजी खिदमात में कौन कौन से आज तक ऐसे ऐसे काम आपने किए हैं कि जिनको करने की बहुत जरूरत थी, या बिलखसूस खवातीन के लिए, जी खवातीन की बेहतर जिंदगी, उनकी तालीम के लिए, या उनकी समाजी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, मैं चाहूंगा हाँ हमारे नाजरीन हाँ को उनसे जरा मुतारिफ करें। जी। देखिए, काम ऐसा है कि मैंने बहुत सारे काम माशाल्लाह से किए हैं, और वो मैंने मतलब खुदा की खल्क के लिए, खल्क के खुदा के लिए, तो उसमें मतलब मैं ये नहीं बता सकती कि कौन सा काम अच्छा है। सारे वो काम जो खुदा की खुशनुदी और उसके मखलूक के लिए किए जाते हैं, वो बस वो कबूल करने वाला है। तो सबसे पहला ये मैं कहूंगी कि मैंने जो सबसे बड़ा काम किया, जो कोकन में एक इलाका जहाँ मैंने अपनी काम की शुरुआत की थी, वो रायगढ़ में है। और वहाँ पर मैंने लड़कियों की तालीम के लिए बहुत काम किया। बल्कि रॉयल एजुकेशन सोसाइटी से जब मैं जुड़ी हुई थी, तो मैंने 10 गांव में 10 शाखें खोली स्कूल की। और खासकर लड़कियों के लिए कोकन में पहला डिग्री कॉलेज खोलने के लिए मैंने बहुत ज्यादा कोशिश और बहुत मेहनत की। और मैं लोगों के घरों में उनके किचन तक पहुंचती थी कि भैया
आप अपनी लड़कियों को हिजाब में रखिए। हमारे यहाँ हम कॉलेज खोलेंगे बाहिजाब लड़कियों के लिए, हिजाब के साथ आए। तो ऐसा हुआ कि मुसलमान लड़कियां तो आई आई ही आई, लेकिन साथ साथ जो लड़कियां मुसलमान नहीं थी उन्होंने भी वहां आकर तालीम हासिल किया। और बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम तो ये कॉलेज में अपने आप को, जो गैर मुस्लिम थे, जो गैर हिजाब लेने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो ये कॉलेज में आकर अपने आप को और ज्यादा महफूज समझते हैं। और ये वो काम है जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैंने बड़ी मेहनत की थी उसके परमिशन, इजाजतनामे लेने के लिए हुकूमत से। तो वो एक मेरा काम है। दूसरे मेरे दो बड़े काम जो है, वो एक तो बॉम्बे राइट्स और दूसरा गुजरात राइट्स। इनके बच्चों को मैं गांव में हॉस्टल बनवा के लिया हम लोगों ने, और वहां जाकर इन बच्चों को उनकी तालीम पूरी होने तक हमने वहां पर रखा। खासकर ये गुजरात के बच्चों का जो काम है, 130 बच्चे हम लेकर गए थे। और वो उन दिनों पर हर्ष मंदर साहब जो कलेक्टर लेवल के थे इंसान, और उन्होंने है मतलब उन्होंने पूरा सर्वे करने के बाद हमें मतलब हमारे साथ में उनकी बातचीत हुई, तो वो 130 बच्चे उन्होंने हमारे स्कूल के लिए मतलब हम लेकर आए उनको। और आप यकीन नहीं कर सकते, वो ऐसा मंजर था, ऐसा उन लोगों को देखने के बाद तो मतलब कोई बहुत पत्थर दिल इंसान भी होता वो पिघलता। और ऐसी खस्ता हाल बच्चे थे कि वो कैंप में 8 महीने तक दिन में सोते थे और रात रात भर जागते थे। किसी बच्चे ने अपने पूरे खानदान को जलते हुए देखा, किसी ने तेजाब फेंकते हुए देखा, किसी ने अपनी माँ के पेट को चीरते हुए देखा। ऐसे ऐसे मतलब मंजर मतलब हमने वो बच्चों ने बयान किए हैं। और जिस तरह से वो बच्चे हमारे पास आए थे, उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि लगता था कि शायद ये जिंदा ना बचे, लेकिन अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है कि माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे से उनकी तरबियत हुई, परवरिश हुई। और बच्चे जो है वो जो लड़के थे वो मतलब एसएससी और एचएससी पढ़कर वहां से निकले, और जो लड़कियां थी उन्होंने कॉलेज तक भी पढ़ाई की। और आज वो मतलब जिंदगी की राह में इतने अच्छे से चलने गए। कोई इंजीनियर बना है, तो कोई फार्मासिस्ट बना है, तो कोई किधर काम करता है। और एक सुबह ऐसी भी होती है जब वो मुझे कॉल करके कहते हैं, अम्मी जान आप है ना, नानी बन गई, आप दादी बन गई। तो मुझे, और वो सारे बच्चे मुझे अम्मी जान कहते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे तो 3 बच्चे हैं, पर उसके साथ में ये 130 हाँ मतलब 133 हाँ बच्चे की माँ मैं हूँ। और बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं, आज भी याद करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, फोन करते हैं। वो मेरा काम मेरे दिल के वाह करीब। और वाह आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि वो क्या दिन थे जो मैंने उनके साथ गुजारे। और 3 महीना मैंने बम्बई की शक्ल नहीं देखी, मैं उनके साथ रहती थी। वो उनको अपने हॉस्टल से एक रोजाना अपने घर बुलाती थी, उनके साथ खेलती थी। और इसमें भी एक बात है जो मेरी पीएचडी की, उनके साथ में मैं बैठकर गाने गाती थी जो उनको खुशी देते थे। वो भी गाते थे, मैं भी उनके साथ गाती थी। तो इस तरह से पूरे 10-12 साल जो है इस तरह निकल गए जी। अच्छा देखिए, बहुत मैं तो जाती तौर बहुत ही मुतासिर हुआ इन तमाम, आपने ऐसे लर्जाखेज वाकयात का जिक्र किया, जी ऐसे इंसानियत सोज वाकयात का जिक्र किया कि हाँ आदमी के रूंगटे खड़े हो जाते हैं वाकई सुन के। और जी इसके बावजूद फिर आपने अमली तौर पर ऐसे काम किए हैं कि उन बच्चों को तालीम और तरबियत या उनके बहुत सारे ऐसे आसाइशी काम भी किए हैं, उनकी तो बेहतर थोड़ा मैं जिंदगी को उनको, थो, यानी उनके आंसू पूंछे हैं आपने एक तरह के, और उनको हंसता मुस्कुराता हुआ देखने की जो ललक आपके अंदर थी, उस पर जितनी आपको दाद दी जाए और जितनी आपकी तारीफ की जाए वो कम होगी। ये सब मेरे अल्लाह जरा रब्बुल आलमीन का करम और एहसान है कि अल्लाह किससे क्या काम ले, कब ले, किस तरह ले, ये वही जानता है। और अल्लाह उसी से काम लेता है जिसमें वो सलाहियतें देखता है, जिसमें वो असूल देखता है, जिसमें वो जाबतों की पाबंदी देखता है,
जिसके अंदर वो देखता है कि इसकी जहनी बालिदगी कितनी है और इसके अंदर रहमो इंसाफ की कितनी जो है वो कितना मादा है इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद आपसे ऐसे काम ले। मुश्ताक साहब, थोड़ा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैंने उनको इन सब 10-12 सालों में कभी ये महसूस नहीं होने दिया, जैसे ईद आती थी तो अभी ईद की इतनी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिसके किसी की माँ थी तो बाप नहीं था, किसी का बाप था तो किसी की माँ नहीं थी, इस तरह से मामला था। तो वो ईद और छोटी ईद बड़ी ईद सब मेरे साथ मनाते थे। तो जिस तरह से किसी अच्छे घर के बच्चों को ईद के पूरे हफ्ते के नए कपड़े, तो मैं जो मुझे मुंबई में हंस के मुझसे बात करता था तो किसी से कपड़े, क्योंकि उतना बहुत सारा तो मैं नहीं उनको प्रोवाइड कर सकती थी, कोई हंस के देखता था तो उससे मक्खन मांगती थी कि मेरे बच्चों को मक्खन और जेली बहुत पसंद है। तो यानी इस तरह से मतलब उनको कभी ये महसूस नहीं होने दिया, बल्कि कुछ लोग वहां से आते थे तो ये शिकायत करते थे, बोले ये बच्चे आते हैं गुजरात में तो बोलते कि नहीं हमको छुट्टी में नहीं आना है, हम वहीं रहेंगे। तो ऐसा हाल था। और अब जो है वो मुझे बहुत इस बात पे फख्र है, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अंजुमन इस्लाम के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ, और अंजुमन इस्लाम गर्ल्स बोर्ड की मैं एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हूँ, और मैं अब वो खिदमत अंजाम दे रही हूँ उन बच्चों के लिए यहाँ पर और मुझे खुशी इस बात की भी है कि मैं उस स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, मैं उस मतलब वहां से मैंने तालीम हासिल की और वहां मुझे खिदमत करने के लिए मिल रहा है। मैं बहुत उसकी अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ जी। अब आगे जी, यकीन जानिए कि असल में मेरा भी ये मानना है, और आपने तो खैर अमली तौर पर ये सारे काम किए हैं। मेरा मानना मोहतरमा ये है कि आदमी को बड़े खुलूस के साथ और बड़ी दयानतदारी के साथ यानी अमली मैदान में उतरना चाहिए और अमली तौर पर कोई अच्छे काम कर दिखाने चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि कलमकार दो तरह के होते हैं। एक वो कलमकार होता है जिसकी अमली जिंदगी में वो सारी चीजें, वो सारा अदब होता है। दूसरे वो कलमकार होते हैं कि जो किताबों में रहते हैं लेकिन अमली मैदान में वो नहीं हमें नजर आते हैं। इसका एहसास हमें सताता है अक्सर, और इसका मुशाहिदा आपने भी किया होगा। आपने जितने भी काम किए हैं बहुत ही बड़े समाजी ऐसे काम किए जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आपको एक मुबारक मेरी जानिब से ये भी कि आप बैक वक्त उर्दू भी बेहतरीन जानती हैं, हिंदी पर आपको बहुत अबूर हासिल है, अंग्रेजी पर आपको बराबर का अबूर हासिल है, और फिर आपकी मराठी पर भी आपकी अच्छी खासी दस्तरस है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि एक इल्हामी जबान यानी अरबी पर भी आपकी अच्छी खासी दस्तरस है। बहुत सारी ये इतनी जबानें जानना और इनके साथ इनको लेकर चलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से एक दैन भी है, और यानी ज़हनी सलाहियतों का एक बहुत बड़ा एक मुजाहिरा भी है जो आपकी ज़ात से जुड़ा हुआ है। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। हमारे नाजरीन में से आज नामालूम नेटवर्क की क्या खराबी है कि जिस तरह से हमें मसलसल बहुत सारे नाजरीन के कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे थे, इसी वजह से नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो सारे नाजरीन हमारे सामने नहीं आ रहे। लेकिन हमें मालूम है एक जहां है जो आज मोहतरमा डॉक्टर बेगम रिहाना साहिबा को, अहमद साहिबा को देख रहा है और अपने कमेंट्स कर रहे हैं, और आपको खुशामदीद कहने के साथ साथ में आपके उन तमाम बेहतरीन और मुस्तहसन कामों की तारीफ और तौसीफ भी कर रहे हैं। इसका मुझे एतराफ़ है कि जब ये लाइव प्रोग्राम हमारा खत्म होगा तो आप इन कमेंट्स को पढ़ेंगी इंशाल्लाह, और मैं भी पढ़ूंगा। मुझे एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, हम जरा फिर आपके पीएचडी के मकाले की तरफ जो है एक बार फिर मुराजित करने का मेरा शौक है कि जब आप पीएचडी कर रही थी इस मौजू पे, जो बिल्कुल एक यानी अछूता मौजू है और बड़ा अहम तरीन मौजू था उर्दू के हवाले से, तो इस दौरान आपको क्या फिल्म साजों से भी कभी उनके इंटरव्यूज करने पड़े आपको, या
नगमा निगार जो रहे हैं, या लाइब्रेरीज में जाहिर है इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मवाद दस्तयाब हो सकता है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने फिल्म और फिल्मी दुनिया पर जो है कुछ काम किया है, लेकिन आपने जब ये काम किया तो वो तमाम मवाखिज कहाँ से आपने ये सारा वो मवाद लिया, वो तमाम हकाइक और वो तमाम हवाले और वो सारी चीजें, यानी मवाद की दस्तयाबी में आपको कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा? इस बारे में क्या आपका रहा, आपने किस तरह से ये काम किया होगा? खैर, आपने बिल्कुल सही बात की कि लाइब्रेरियों में इसका कोई ऐसा खास मतलब उर्दू में खासकर काफी इंग्लिश में काफी किताबें आई हैं, उनको भी मतलब रेफर करने की मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे ना जो लोग जिन्होंने मुझे इस मामले में काफी मदद की है, तो वो भी मैं, और जिनके मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने मुझसे पूछा था कि किन किन वो आपके क्या 7 जो मौजूद थे जिस पर आप, उसमें एक इंटरव्यू भी था जो जिन्होंने नगमा निगारी की है, तो वो उस पर मैं आती हूँ। पर उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि एक 2-3 लोग ऐसे जिन्होंने मेरी इस मामले में बड़ी मदद की। एक तो असलम खान साहब है, जो जिनको मैं मतलब वो अदीब भी हैं, उनको मैं मैं उनको कहती हूँ कि वो ही इज अ डिक्शनरी ऑफ इंडियन मूवीज, कि आप जो भी आप पूछना हो तो बल्कि वो इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी में बहुत छोटी बात होती है, तो फोन उठाते हैं ये ऐसा है, ये इस तरह होता था। एक है सोहेल अख्तर वारसी साहब, जो बहुत अच्छे शायर हैं, और उन्होंने काफी 1-2 किताबें भी लिखी हैं इस मौजू पर, और मेरे काम में मदद देने के लिए करने के लिए मतलब बहुत सारी चीजें जमा करनी होती थी। तो फरीद अहमद खान साहब है, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, शाबाना खान है, तो ये हम सब बैठते थे, बिकॉज दिस इज अ टीम वर्क एंड वी यूज्ड टू डू दिस। लेकिन जो 2 बड़े इंटरव्यू मैंने लिए थे वो है जावेद अख्तर साहब और दूसरे हसन कमाल साहब। तो इनके जो इंटरव्यूज है वो बहुत ही मतलब काबिल सताइश है और पढ़ने के लायक है। इंशाल्लाह ताला जब किताब की शक्ल दी जाएगी पीएचडी के मकाले को, तब मैं आपको जरूर भेजूंगी कश्मीर में, तो आप उससे मतलब इस्तेफाजा हासिल कर सकते हैं जी। तो उन्होंने जावेद अख्तर साहब ने से मैंने एक सवाल पूछा था कि ये जो पूरी तारीख है और फिल्मों की, और उसमें आपको जो सबसे ज्यादा मुतासिर अगर किसी मतलब शायर मतलब किया है, या क्या आप जो छाया हुआ है वो कौन लगता है आपको? तो उन्होंने कहा था कि साहिर लुधियानवी, जो मेरे दिल की आवाज थी। मैं भी चाहती थी कि ऐसा ही कोई जवाब दे वो। और दूसरा मैंने पूछा था कि आजकल के गाने और ये सब इस तरह क्यों आते हैं जो पहले जैसे नहीं था। तो उन्होंने बताया था कि पहले ऐसा था कि लोग, जैसे अभी आपने कहा कि कश्मीर में आके लोग फिल्में बनाते थे, तो उस वक्त जैसे मतलब आप कश्मीर की 2 मशहूर फिल्में मुझे याद है, एक तो आरजू है और एक एक आरजू है, फिर एक कश्मीर की कली है, और भी एक कोई फिल्म है जो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कितनी अच्छी खूबसूरत बनी। तो लोग जैसे पहले मनाजिर देखते थे और मौसम और ये इस तरह की चीजें देखकर वो उनको वो शायरी करते थे, मगर आज तो पूरा कंक्रीट का जंगल है, फिर टीवी है, और ये तो शायरी भी उसी तरह की मतलब हो गई है। ये उनका मतलब कहना था कि उन दिनों में वो इस तरह की शायरी बहुत चलती थी, मतलब जिसमें जज्बात होते थे, जिसमें कुदरती मनाजिर होते थे, जिसमें मौसम की तारीफें होती थी। इस तरह से उन्होंने अपने इसमें बताया जी। जी हाँ, तो बिल्कुल वजह फरमाया कि अगर हम पुरानी फिल्मों का और आज की जदीद फिल्मों का मवाजना करें और देखें, तो वो पुरानी फिल्में हमारी रूहानी जिंदगी का, या हमारे कल्चर को, या हमारी सकाफत को, या हमारे कुदरती मनाजिर को, वो जो है उसको
ज्यादा अहमियत देते थे वो फिल्म साज और वो डायरेक्टर और वो सारा जी अमला जी फिल्मी दुनिया का। आज मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ, आप भी इस चीज की कमी महसूस करती होंगी कि जी टेलीविजन के आने से हमारे जो थिएटर्स हुआ करते थे, बाजाबता थिएटर जी में लोग जाते थे और टिकट खरीदते थे, फिर अंदर जाते थे हॉल में फिल्म देखने के लिए। तो जी वो एक कल्चर था, एक जमाना था। अब वो बिल्कुल कल्चर बिल्कुल। खत्म हो गया टीवी के घरों में आने की वजह से। जी जी मेरा एक सवाल जहन में ये उभर रहा है उर्दू के हवाले से, खासतौर से क्योंकि ये मौजू ही है हमारा कि उर्दू हिंदी सिनेमा में उर्दू शायरी का क्या रोल रहा है और किस तरीके से वो सारे हमारे यहाँ जैसे साहिर लुधियानवी का आपने नाम लिया कि बहुत से हाँ कमाल के नगमे उन्होंने लिखे हैं, ऐसे सदाबहार गीत लिखे हैं। इसी तरीके जी से मजरू सुल्तानपुरी हैं, शकील बदायूं उन्हीं, और हसरत जयपुरी, और ये बहुत सारे शंकर जयकिशन, और इस तरह के एक बहुत बड़ा काफिला बनता है जिन्होंने फिल्मों में जो है फिल्मों के लिए नगमे लिखे हैं, और वो नगमे भी ऐसे कि जो हमारी रूह के तारों को एक जी झंझनाहट सी पैदा कर देते हैं। इसमें कोई दो जी राय नहीं। लेकिन मेरे जहन में जो सवाल उभर रहा है वो ये है कि क्या कुछ ऐसे भी फिल्म साज रहे हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाकर उर्दू फिल्म के सेंसर बोर्ड से उर्दू सर्टिफिकेट ही हासिल किया हो? कोई ऐसा है कि उर्दू सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किया हो, वाकई उन्होंने इस तरीके से वो जो है जी किया है कोई इस किस्म का? जी है ना। जैसे एक उनकी फिल्म आपके कश्मीर के इसमें मंजर में बनाई गई है, फिर वही दिल लाया हूँ। वो नासिर हुसैन साहब हैं जिन्होंने ये अपनी फिल्म में उर्दू एज ए लैंग्वेज लिखवाई है। नासिर हुसैन साहब ने मतलब जो मीडियम था उसका, उसको उर्दू लिखा है नासिर हुसैन साहब, जिनकी बड़ी फिल्में मशहूर हुई। उसमें से एक फिल्म जो कश्मीर में बनी वो मुझे अच्छी तरह याद है, फिर वही दिल लाया हूँ। उन्होंने ये किया है। और उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने किए होंगी, बहुत काफी पहले। वो आज मुझे उस ताल्लुक से इतनी मालूमात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल वजह एक कमी का एहसास जो पुरानी और नई नस्ल के दरमियान एक बहुत पैदा हुआ है, एक दूरी पैदा हो गई है जिसको हम अंग्रेजी में जी जनरेशन गैप कहेंगे। जी फिल्मों के हवाले से हम या पुराने गानों के हवाले से आज हमारे बच्चे जो हैं 21वीं सदी के या समझ लीजिए कि 20वीं सदी के आखिरी दहाई में जो बच्चे पैदा हुए, जवान हुए, हाँ बालिग हो गए, वो आज पुराने गाने, पुराने नगमे, पुराने गीत सुनना पसंद नहीं करते। वो कुछ ऐसे समझ लीजिए ऐसे ऐसे गाने वो सुनते हैं, ऐसे गाने के जो जिनमें ना वो सुर होता है, ना वो सही ताल होती है, ना वो लफ्ज होते हैं, ना वो शहरियत होती है, ना वो मतलब समझ लीजिए कि बस अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो क्या रैप। सुनते हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या सुनते हैं, और हम तरसते रह जाते हैं कि हम जो सुनना चाहते हैं वो उनकी जहनी मुताबिकत हमारे उससे नहीं है। तो ये इसके बारे में आप क्या फरमाना चाहेंगी हमारे नाजरीन को कि ये जो बहुत पैदा हुआ है, ये जो दूरी पैदा हुई है, जो एक तरह का गैप आ गया है, इस खला जी को कैसे पुर किया जा सकता है, या ये दूरियां कुर्बतों में किस तरह से बदली जा सकती हैं? क्या क्या कहेंगी आप इस बारे में, क्या फरमाना चाहेंगे? देखिए वो आजकल रैप का सिस्टम है, वहाँ शायरी वायरी तो कुछ होती नहीं है, पता नहीं ऊट पटांग कुछ भी लिखकर वो लेकर आते हैं। और मगर वो फिल्में, क्योंकि आज क्या है कि पूरे जो मतलब इंसानी जो क्या कहना चाहिए इक़्तिदार है वो काफी बदल चुका है आज। मतलब हैरान होती हूँ मैं कि ये इस तरह के कैसे गाने चलते हैं और किस तरह से ये फिल्में कामयाब होती है। वो बस मतलब अल्लाह ही जानता है कि ऐसा होता है। बहरहाल ऐसा भी नहीं है। अगर आप रियलिटी शोज देखें जैसे आते हैं टीवी पर, उसमें जो बच्चे गाने के लिए आते हैं वो काफी पुरानी फिल्मों के गानों का रियाज करके वो आते हैं।
और वो सुन के इतना अच्छा लगता है कि चलो आज भी वो है, कायम है। ये फिल्मों को छोड़ दीजिए तो फिल्म क्या है आज, फिल्म जो है वो कोई समाज सुधार या उसके लिए बहुत कम बनती है। आज तो फिल्में बनती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, तो उनका जो दिल चाहता है वो उसमें डालते हैं। अभी भी कुछ शायर अच्छे भी हैं उर्दू के, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। जैसे आज के दौर में जैसे जावेद अख्तर साहब हैं, उन्होंने तो मुझे, मैं समझती हूँ कि आज भी उस को कायम रखा हुआ है। फिर इरशाद कामिल है, शकील आजमी है, एम तुरास है, अच्छी शायरी करते हैं, मतलब है अभी भी। या संपूर्ण सिंह गुलजार साहब हैं, गुलजार साहब हैं, गुलजार साहब हैं। जी बिल्कुल हैं, गुलजार साहब भी हैं। लेकिन ये कि आज का जो, आज की जो व्यूवर्स हैं, जो फिल्म देखने वाले हैं, वो जो नई नस्ल है वो ये सब ये देखना चाहती है। उनके अंदर जो पुराने जो कदरें हैं, जो कुछ है, वो तो है नहीं उनमें। तो वो तो मामला आज की तारीख में, अब मुझे नहीं लगता कि वो कुछ इतनी जल्दी सुधर सकता है, या हो भी सकता है ऐसा, पर मैं ऐसे कंफर्म ये नहीं बोल सकती कि हाँ अच्छा सुधर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह से आप देखिए ना, जैसे ये शोज होते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड और ये वो, जिस तरह के लोग आते हैं, जिस तरह के उनके ड्रेसिंग होती है, जिस तरह के उनके जोक्स स्टेज पे चलते हैं, जिस तरह मतलब तहजीब से गिरे हुए हैं और जिस तरह की हरकतें वो करते हैं, तो आपको लगता है ऐसा कि कुछ तब्दीली आएगी? मुझे तो नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। तो देखिए, हमारी आपकी इस गुफ्तगू से बहुत बड़ी कीमती बातें सामने आ रही हैं, और बड़ी यानी समझ लीजिए कि सवाल में सवाल पैदा होता चला जा रहा है। इतनी पुरअसर और पुरअसर गुफ्तगू और इतनी कीमती बातें जो है आप की जुबानी सामने आ रही हैं, हमारे नाज़रीन तक पहुंच रही हैं, मुझ तक पहुंच रही हैं। देखिए मोहतरमा, बात यह है कि तमाम तालीमी अदारे और हमारे तमाम मज़ाहिब और हमारे तमाम जितने अदियान हैं और हमारे तमाम जितने सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं, जो समाज सुधारक हैं हमारे, या जितने भी हमारे सूफी संत किस्म के लोग हैं, जो बड़े खुदा दोस्त लोग रहे हैं दुनिया के अंदर, जितनी भी इल्मी दानिशगाहें हैं खास तौर से, वो सब की सब आदमी को इंसान बनाने की मेहनत में लगे हुए हैं असल में। लेकिन जहां तक मुआशरा एक तरह की जवाल पजीर इस सूरत में है, जैसे कि गुफ्तगू से भी ये सामने आई बात कि अब वो चाहे वो पहनावा हो, चाहे हमारी वो कदरें जो थी किसी जमाने के अंदर, वो मुआशरे से समझ लीजिए वो चली गई, वो रुखसत हो गई हैं। और एक भयानक और एक बड़ा डरावना किस्म का समाज आज हमारे सामने इस सूरत में है कि आज बहुत सारे कराइम हो रहे हैं समाज के अंदर, बहुत सारे जराइम होते हैं। रोज हम अखबारात की सुर्खियां पढ़ते हैं तो लरज जाते हैं कि क्या इंसानी इस दुनिया के अंदर ऐसे भी वाकयात होते हैं, क्या ऐसे भी लोग अभी हमारे समाज में हैं कि जब हम चांद पर जा पहुंचे और साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की कि आज का आदमी सितारों पे कमंदे डाल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हैवानियत बराबर जो है अपना रक्स कर रही है, रक्स दिखा रही है। और ऐसे ऐसे लर्ज़ाखेज़ वाक़यात हो रहे हैं जो समाज में होते हैं आए दिन। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये तबाही की दहाने की तरफ जो समाज जा चुका है या जा रहा है मजीद, और इसको कैसे राह रास्त पर लाया जा सकता है? इसको सारे लोगों के अंदर खौफ खुदा पैदा होने के साथ साथ इंसान दोस्ती, अमन और सलामती का जज्बा कैसे पैदा हो कि सब खुशहाल रहें, सब तरक्की करें। हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना और जनाब इस तरह की बहुत सारी जो खबासतें इंसान के अंदर काम करती हैं, जो इंसान को इंसान में रहने नहीं देती। तो क्या कुछ
आपके जहन में क्या कुछ ऐसे साले नजरियात हैं कि जो आप चाहती हैं कि अगर ऐसा करें, ऐसा हो, हर शख्स अपने आप को जिम्मेदार समझे कि मुझे अच्छा करना और एक समाज का बेहतरीन फर्द बनना है। एजुकेटेड होना अलग चीज है, लेकिन एक आमिल होना मेरे ख्याल में एक दूसरी बात है। जब इल्म पर अमल नहीं है तो वो एक बेकार सी दौलत है। आप इसके बारे में क्या हमारे नाज़रीन को फरमाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा मौजू आपने छेड़ा है, बहुत अच्छा। कि ये देखिए, मैं जब ये देखती हूँ कि जब मैं बाहर जाती हूँ, बाहर के मुल्क में जाती हूँ, चाहे वो कहीं भी हो, अमेरिका हो या लंदन हो या जो भी जगह हो, मैं जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि वहां के लोग जो मतलब लोग कहते हैं कि मगरिब के लोग और ऐसा है, बहुत ही अंधी तकलीद और बहुत बुराई की तरफ है वगैरह, मगर वहां सब उल्टा हो रहा है। वहां पर यहाँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से गए हुए लोग हैं, उन्होंने मस्जिदें आबाद की हैं, लोग इखलाकियात के दर्स दे रहे हैं और बच्चों में भी इनकलकेट कर रहे हैं। यानी हो सकता है 100 में से 25% खराब भी होते होंगे, लेकिन मैंने 75% लोगों को एक अच्छे रास्ते पर और अच्छे मतलब तालीमात की तरफ लोगों को अपने बच्चों को मोड़ते हुए देखा है। ये काम हमको अपने घरों से शुरू करना चाहिए। अगर आप इखलाकियात का दर्ज हो, क्योंकि इस्लाम बेस्ड ऑन इखलाकियात, तो आप अपने घर में जब तक इखलाकियात का दर्स अपने बच्चों को नहीं देंगे, वो कहीं से भी नहीं। दूसरी चीज है, आपके स्कूल मदारिस जहां पर खुद उस्ताद को अभी इतना बाइखलाक और बावकार होना चाहिए कि बच्चे देखकर उनसे सीखे। हमने किनसे सीखा? हमने भी अपने माँ बाप से सीखा, अपने असातिज़ा से सीखा, और तब जाकर हम इस मकाम पर पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग इखलाकियात का दर्स अपने घर और अपने मदरसों में सिखाना शुरू करें, तो जाकर कहीं ये माशरे को सुधार मिल सकता है, वरना बहुत मुश्किल काम है ये इसको सुधारना। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही उम्दा गुफ्तगू और बड़ी मानेखेज। मैं आपको ये बताता चलूं कि नुसरत अली खान काजी साहब आपको खुशामदीद कह रहे हैं और आपकी गुफ्तगू से बहुत उसको बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी कि मोहतरम डॉक्टर बेगम रिहाना अहमद साहिबा ने आज मतलब ऐसे पहलू पर गुफ्तगू की है, ऐसे मौजू पर गुफ्तगू की है, ऐसे मसाइल को उठाया है समाज के कि जो वाकई हमारी रोजमर्रा जिंदगी की तलखियां बन गए हैं। ऐसे मसाइल हैं। आपको मुबारक हो मेरी जानिब से भी, हमारे नाजरीन की जानिब से भी। बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमा रही हैं। एक बात और इसी हवाले से कि आप बहुत सारी वो जो है आपकी जैसे मेंबरशिप के बारे में मैंने कहा, तो इस वक्त आप किन किन तंजीमों से आपकी वाबस्तगी है जो आप मतलब जो बड़ी मुल्की सतह की तंजीमें हैं या बैनुल अक़वामी सतह की कुछ तंजीमें भी हैं, होती हैं, लेकिन मुल्की सतह की तंजीमों के बारे में पूछना चाहूंगा कि ऐसी कोई समाजी तंजीम? पहले मैं काफी तंजीमों से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब चूंकि मेरी मसरूफियत इधर बंबई में बढ़ गई है, तो मैं अंजुमन इस्लाम गर्ल्स बोर्ड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हूँ। तो उसके आते हैं कम से कम 10 स्कूल लड़कियों के और एक डीएड कॉलेज, जिसमें अगर मतलब 15,000 से ज्यादा लड़कियां पढ़ती है, तो वो भी एक काम। और दूसरा, यहाँ का जो निसाब छपता है उर्दू का, बाल भारती, उस कमेटी पर भी मैं मेंबर हूँ, जो पूना में है बाल भारती। वहां से किताबें छपती हैं उर्दू की, और मतलब तमाम उर्दू की किताबें, फिर वो उसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तारीख, जोग्राफिया और सब। तो मैं उर्दू का लैंग्वेज का जो बोर्ड है उसकी भी मैं मेंबर हूँ। और बाकी तो काफी काम ऐसे चलते रहते हैं।
जी। और मैं जी जी जी। मैं नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी की भी मेंबर रह चुकी हूँ, नेशनल लेवल की 5 साल के लिए। फिर मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल पे जो सेनेट के रहते हैं उस पर भी मैं 5 साल थी। फिर UWDC यूनिवर्सिटी विमेंस डेवलपमेंट सेल, उस पर भी मैं 5 साल थी। तो इस तरह मैंने काफी मतलब अदारों से मैं जुड़ी हुई थी और मैंने काफी काम किए। फिर हम लोग एक लेडीज फोरम भी बम्बई में चलाते थे, तो उसमें भी मैं एज अ सदर काम कर चुकी हूँ। जी। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मगर और बहुत ही। मुझे इससे पहले कि आप एक खत्म करें, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी इस तरक्की पे या मुझे इस मकाम पर पहुंचने के लिए जो मतलब आपका माहौल बहुत जरूरी होता है। तो मेरे बच्चों ने, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी सबसे बड़ी, और दूसरा बेटा, और तीसरा बेटा आरिफा एक बेटी, आदिल एक बेटा, और एक आतिफ मेरा बेटा। इसके अलावा मेरे इतराफ में मेरे जितने भी दोस्त अहबाब, मेरे मिलने वाले, और इन सब ने मेरा बड़ा साथ दिया। और इन लोगों के साथ के बगैर मैं इस मकाम तक नहीं पहुंच पाती। मैं इन सब की बेहद शुक्रगुजार हूँ। साथ में मेरे PhD के मेरे जो गाइड थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, साहिब अली साहब, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं उनके लिए भी है कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे और उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो बस अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, वो अचानक आमीन। मतलब जी जी जी। एक और बात जी 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 कीजिए। जी जी नहीं चाहता कि ये गुफ्तगू खत्म हो। असल बात यह है कि बहुत कुछ सीखने का आज एक मौका मिल रहा है हमारे नाजरीन को और हाँ मुझे जाती तौर। लेकिन क्या कीजिए कि वक्त है कि जी। वक्त किसी का ना तो पासो लिहाज करता है, और वक्त है कि गुजर मैंने जाने भी के बाद पढ़ा, फिर वापस नहीं आता। मैंने ये भी पढ़ा सबसे बड़ी। लिटरेचर, मैंने भी बड़ा हाँ हाँ लिटरेचर जमा करके रखा था, लेकिन वो अभी वक्त हो चुका है इसके लिए। फिर हाँ इंशाल्लाह हाँ। आइंदा से। और एक ये बात, और एक बात ये कि मुझे कश्मीर से बे इंतहा रग़बत है। और मैं अगर ये सोचती हूँ, बच्चे पूछते कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, तो मैंने कहा मुझे कश्मीर जाना है। और मैं माशाल्लाह 5 मरतबा हो आई हूँ कश्मीर, 5 मरतबा मैंने विजिट किया है कश्मीर। अल्लाह जी। करे, अल्लाह करे। मेरी भी जाती ये तमन्ना है कि लॉकडाउन ने हमें बिल्कुल गोशाए तन्हाई में शब रोज गुजारने पर मजबूर किया है। और जी। अल्लाह करे कि ये आलमी वबा जो है पूरी दुनिया में जो जी। फैल चुकी है, कोरोना वायरस की ये वबा है, और इससे बहुत सारा लोग मुतासिर हुए, आप बेहतर जानती हैं, हम भी। अल्लाह करे कि माहौल बड़ा खुशगवार हो। तो यकीन जानिए कि आपको मैं इंशाल्लाह। फेसबुक लाइव पे दावत दे रहा हूं कि आप जरूर आइए, कश्मीर आइए और बड़े शौक से आइए। मेरा जरूर। भी जी चाहता है कि मैं बम्बई जाऊं, और बम्बई यू आर गया भी हूं मैं मोस्ट 2-3 बार। वेलकम। बम्बई का मेरा जो है चक्कर लगे हैं 2-3। मैं गया हूं, मैं बम्बई तकरीबन सारे घूम आया हूं। तो लेकिन चलिए, ये वक्त है, वक्त ही की असल में अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि मुझे कसम है ज़माने की कि बेशक इंसान घाटे और खसारे में है, और वो लोग के जिन्होंने वक्त की कदर की असल में वही लोग कामयाब हैं। मोहतरमा रिहाना अहमद साहिबा, आपने जिंदगी के हर लम्हे की कदर की है, और जिंदगी के कई नशे व फराज आपने देखे हैं। एक खातून होने की हैसियत से आपने इतने बड़े काम किए हैं कि आदमी हैरान भी हो जाता है, और जितनी ज्यादा तारीफ की जाए कम है। ये प्रोग्राम बहरहाल हमारा जो है अब इख्तिताम को पहुंचता है। जी। आज टेक्निकल खराबी की वजह से बहुत से नाजरीन के नाम हम नहीं पढ़ सके, लेकिन नहीं, कोई मेरा नहीं। ये जी। मेरा ये मैं वसूख से ये कहता हूं कि बहुत सारे नाजरीन आपको देख चुके हैं, हमें देख चुके हैं, और आपकी इस खूबसूरत गुफ्तगू से बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, और कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। मैं मैं आखिर में मैं
आखिर में मैं अपने लोगों से सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी शेर के जरिए, कि अज़ाइम जिनके पुख्ता हो और यकीन जिनका खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हाँ हाँ, बहुत अच्छी और उम्दा बात। वाकई अज़ाइम जो है इंसान के नेक होने चाहिए, और इरादे पुख्ता होने चाहिए, और खुदा पर कामिल भरोसा होना चाहिए। और ये चीजें जब इंसान के साथ हों तो यकीनन यानी नामुमकिनात को भी हम मुमकिनात में बदल सकते हैं बफजल अल्लाह। तो बहुत मशकूर व ममनून मैं हूँ ज़ाती तौर आपका, और अपने तमाम नाजरीन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। तहरीक बकाए उर्दू के तमाम अरकान की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाला, और इतना कीमती वक्त के गुनागू मसरूफियात के बावजूद आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया। आप तहरीक बकाए उर्दू के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम पे आई, और अपने ज़र्री ख्यालात से और उम्र भर के तजुर्बात और मुशाहिदात और उन ठोस कामों का की एक पूरी फहरिस्त नाजरीन के सामने रखी। और इतना ही नहीं कि बल्कि ये भी कहा कि यकीन जिनका खुदा पे हो तला तुम खेज मौजू से वो घबराया नहीं करते। वाकई ये बात बिल्कुल अपने आप में एक सदाकत है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी मेहमान मोहतरमा डॉक्टर बेगम रिहाना अहमद साहिबा, एक बहुत बड़ी समाजी कारकुन और माहिर तालीम। इनकी जिंदगी के तजुर्बात और मुशाहिदात और इनके अफकार और नज़रियात से आप हम सब महजूज हुए, और बहुत कुछ आज हमें सीखने का मौका मिला। नाज़रीन, आज हम जो है इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करूं, एक बात जो मुझे आपसे कहना है वो ये है कि उर्दू की नई नस्ल के नाम कोई पैगाम छोड़ जाइए। उर्दू के लोग जो हैं, उर्दू वाले जो हम सारे हैं, हमें कोई ऐसा पैगाम आप दीजिए, कोई ऐसी नसीहत कीजिए कि हमको क्या करना चाहिए उर्दू के हवाले से, उर्दू की खिदमत के लिए, उर्दू की बका के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू के कल्चर और तहजीब को बरकरार रखने के लिए हमें उर्दू के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं तहरीक बकाए उर्दू की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और मुझे जो इज्जत बख्शी उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे पहले करना चाहिए था। बहरहाल जो ये आपने सवाल किया है ना, बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने दिल से ये ख्याल निकाल देना चाहिए कि उर्दू मर रही है, खत्म हो रही है, ये ऐसा सोचिए ही मत, बल्कि एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए जिंदगी का कि उर्दू नहीं मर रही। अगर उर्दू मरेगी तो सारी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि वो चलती है उसके ऊपर। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अपने उर्दू मदारिस को बचाइए, उनको उसमें ज्यादा से ज्यादा आप बच्चे कैसे भेज सकते हो, उसको कैसे बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर आप जरा ध्यान रखें। अभी देखिए, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि देखिए, अभी बताया आपने आपको हमने कि उर्दू हमारी मादरी जुबान हमारी कोंकणी है, लेकिन हम उर्दू लिखते हैं। आपको पता है कोंकण में 500 से ज्यादा उर्दू मदारिस है, जो आपको लखनऊ और यूपी और किधर भी आप जाइए वहां पे भी नहीं मिलेंगे। 500 से ज्यादा उर्दू मदारिस है। और जिन लोगों ने भी बंबई में भी और वहां मतलब कोंकण में उर्दू स्कूल, जिन्होंने इंग्लिश स्कूल खोले हैं, तो वहां पे भी उर्दू का एक कंपलसरी सब्जेक्ट रखा गया है, ताकि बच्चे किसी भी हाल में उर्दू पढ़े और उर्दू को कायम रखें। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलाते हो, तो अगर आईसीएससी बोर्ड है तो वो तो आपको फुल एक पूरा फुल फ्लेज एक सब्जेक्ट ऐसा उर्दू देते हैं 100 मार्क्स का। और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो थोड़ा कम देती है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो वो भी आपको मिल सकता है। तो अपने मदारिस में अगर इंग्लिश मीडियम भी है तब भी वहां पर उर्दू का एक सब्जेक्ट रखिए, अपने घर में उर्दू बोलिए, अपने बच्चों के साथ सारा जो घर में निजाम चलता है उसको उर्दू में कीजिए। तो देखिए कि उर्दू कभी मर नहीं पाएगी, कभी भी नहीं, अल्लाह ने चाहा तो। शुक्रिया। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा नाज़रीन, ये थी आज की हमारी मेहमान मोहतरमा डॉक्टर बेगम रिहाना अहमद साहिबा। इनका ताल्लुक बम्बई से था और आज आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। और मैं जाते जाते अपने मेहमान और आप नाजरीन की समातों की नज़र बशीर बदर का ये शेर करता हूँ कि पेश करता हूँ कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। खुदा हाफिज मोहतरमा रिहाना साहिबा। अल्लाह करे कि ये सिलसिला इसी तरह कायम दायम रहे। आप हमें इंशाअल्लाह। और हमारे नाज़रीन को अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। मैं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद वानी, और आज आप हमारी तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर आप मेहमान थी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका और अपने नाज़रीन का। खुदा। शुक्रिया।